नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर फिर से चमकने की राह पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश अपराध मुक्त और व्यापारिक निवेश के लिए तैयार बन रहा है। कानपुर, जिसे कभी पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता था, अब पुनर्जीवन की ओर बढ़ रहा है। प्रशासन ने शहर के औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। वहीं हमारे संवाददाता अमित सिंह ने मंडलायुक्त के विजेंद्र पांडियन से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कानपुर के नए औद्योगिक और निवेश योजनाओं की रूपरेखा साझा की। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं, देखिए। सरकार ने ये ठान लिया है कि कानपुर को मैनचेस्टर बनाना है और उसी दिशा में पांडेयन जी जो है यहाँ के डिविजनल कमिश्नर हैं, उनसे बात करेंगे। पांडेयन जी, ये बताएं कि कानपुर को एक समय पे मैनचेस्टर कहा जाता था और आज कई फ्रंट पे विकास हो रहा है। लखनऊ कानपुर हाईवे बन रहा है, मेट्रो का विकास हो रहा है। कुछ इन दो चीजों के ऊपर अपडेट बताएंगे जनता को। देखिए, कानपुर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तरफ प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट में लिए हैं। इस साल 3 डिस्ट्रिक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75 यूपी डिस्ट्रिक्ट में चुने हैं। उसमें मथुरा, मेरठ एवं कानपुर था। कानपुर के लिए स्पेशल पैकेज के रूप से स्पेशल योजनाएं बहुत सारे बनाने के लिए निर्देश मिला है। हम लोग लगभग 200 परियोजनाएं बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन किए थे। उस पर 30,000 करोड़ लागत का परियोजना सैंक्शन भी हो गया, उसका बजट रिलीज होना भी शुरू हो गया है। अब 200 साल 300 साल पहले इसका मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते हैं, ताकि ये पहले इतने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता था यहाँ, एल्जिन मिल, कॉटन मिल और बहुत सारे मिलें चलती थी, बहुत सारे रोजगार का सृजन होता था। दोबारा उसका जो ऊर्जा वापस लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पे यहाँ मुख्य जो योजना है, 1-2 गिनने चाहता हूँ। यहाँ जो रिंग रोड बन रहा है जो कानपुर का लगभग 90 किलोमीटर का, और उससे 2027 तक रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा, ताकि कानपुर गंगा के वजह एक तरफ सीमित था। उसका जो रिंग रोड अभी तो हमें 27 तक कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ हमारा 5-6 बड़े बड़े परियोजना ला रहे हैं हम लोग। खासतौर पे यहाँ का जो एरो सिटी है वो 500 एकड़ में बन रहा है। एरो सिटी के साथ साथ एमएसएमई का अलग इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रहा है, और यहाँ का ईवी सिटी बन रहा है, नाले सिटी बन रहा है, और कानपुर का न्यू कानपुर सिटी बन रहा है। उसी टाइप का एक एक करके योजना बढ़ती जा रही है। और यहाँ का मेट्रो भी हम लोग विस्तार कराते हुए उन्नाव तक जोड़ने के लिए प्रस्ताव भेज रखा है। पांडे जी, एक चीज बताइए कि कानपुर में विकास हो रहा है, लेकिन जो कहा जाता है कि नदी के किनारे जीवन, कानपुर भाग्यशाली है कि गंगा नदी है। गंगा नदी की सफाई और गंगा नदी में पॉल्यूशन ना जाए, तो उसके लिए प्रशासन, क्योंकि आपके अंडर में 4-5 डिस्ट्रिक्ट आते होंगे और गंगा होकर गुजरती होगी, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, खासतौर पे कानपुर में देखेंगे, कानपुर में जो पहले से समस्या है, यहाँ का जो इंडस्ट्रीज बहुत सारे हैं, टैनरीज इत्यादि है, जो नदी के किनारे किनारे स्थापित है। आज का नहीं तो 100 साल पहले से ही उसका सबसे बड़ा समस्या यही होता है, जो टैनरी में जो कितने जो क्रोमियम डिस्चार्ज होता है वो नदी में पहले सीधे सीधे जाता था। अभी जो 5 साल 6 साल पहले जो यहाँ जटेटा योजना एक शुरू हुआ था, उसका अंदर जो लगभग 500 टैनरीज का सारे जो पानी जो जाता है पहले सीधे नदी पे, वो टैप कराते हुए एसटीपी माध्यम से ट्रीट होते हुए जा रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ा समस्या क्या है, जो घर का जो घरेलू पानी है, कितने गंदा पानी है, तो इतने बड़ा शहर का जो नाला अनटैप्ड जाता था, बहुत सारे नालियां, और इस पे अभी भी हाल ही में नमामि गंगे के माध्यम से 132 करोड़ में सैंक्शन हुआ है, उसका काम भी अभी प्रारंभ हुआ है। लगभग 18 जो नाला है जो अनटैप्ड जा रहा था, उसको भी टैप कराते हुए अभी गिरने लगे। अभी उसको लगातार हम लोग मंथली उसको हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं। कहीं से भी एक्सीडेंटली नहीं तो कहीं से भी जानबूझ करके कोई पोल्यूशन होता तो उसको सख्ती से कार्रवाई करते हैं। कमिश्नर साहब, एक चीज और बताइए, कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था जो कानपुर की पुरानी समस्या एक रही है, उसको सुधार करने के लिए प्रशासन जो है पुलिस के साथ मिलकर क्या क्या कर रहा है? सबसे बड़ा चुनौती हमारा जो है ट्रैफिक का समस्या है, ताकि ये शहर तो सबसे पुराने शहर है, उसके वजह गलियां हैं और स्ट्रीट है बहुत चौड़ी है, मतलब वो कहीं पतला है, कम चौड़ी है। उसके वजह क्या है, सबसे बड़ा चुनौती इस समय में हमारा जो ई रिक्शा की वजह है। कानपुर शहर में देखेंगे 1 लाख के ऊपर ई रिक्शा है, और वाहन का संख्या बढ़ती जा रही है, और ट्रैफिक का समस्या तो बढ़ती जा रही है। इसको जो पुलिस प्रशासन और जो यहाँ का म्युनिसिपैलिटी से मिलाते हुए जोनिंग का एक पैटर्न बनाया है। ज्यादातर जो लोग का बैठ के हम लोग संवाद कराते हुए उनको 2-3 चीजें हम कराएं। खासतौर पर यहाँ का कितने जो व्हीकल्स है उसको जोनिंग कराएं, अलग कलर कोडिंग कराएं। उसको वजह जो जोन का जो व्हीकल है वही काम करेगा, उसको बाहर नहीं आएंगे। औद्योगिक विकास उसको और बढ़ाने के लिए, या जो अभी उद्योग हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है?
देखिए कानपुर के यदि स्पेसिफिकली बताएंगे, कानपुर तो एमएसएमई का हब रहा है, अभी भी है। 2.5 लाख के ऊपर का एमएसएमई यूनिट है, छोटी जो उद्यम कहते हैं, कठोर उद्यम कहते हैं, वो तो इतने स्थापित है। और उसको बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जनवरी में एक योजना लॉन्च की है, सीएम उद्यमी योजना। उसका मिशन डायरेक्टर के रूप से मैं ही देख रहा हूँ। उसपे 5 लाख का शुरुआत का लोन देते हैं, बिना इंटरेस्ट का, बिना जो उसका कोलेटरल का। अब तक का 1,25,000 जो यूनिट हम लोग पूरा प्रदेश में स्थापित करा चुके हैं, और कानपुर में भी अधिकतम एमएसएमई यूनिट बढ़ती जा रही है उसपे। हम उसको अच्छा से वातावरण प्रोवाइड कर रहे हैं। खासतौर पे जो भी उद्यमी आता है उनका 3-4 समस्या रहती है। एक तो उनको लैंड का जरूरत पड़ता है, उसको लैंड बैंक हम क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा फाइनेंस का जरूरत पड़ता है, उसको जो सब्सिडी हम तो एमएसएमई पॉलिसी के अंदर, टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर कितने जल्दी डिस्पोज कर सकते हैं उतने जल्दी डिस्पोज करा के उनको सब्सिडी दे रहे हैं। बैंक के माध्यम से फाइनेंस भी करवाते हैं। उसके साथ साथ उनका अनेक जो एनओसी के क्लियरेंस का समस्या रहती है, खासतौर पे बिजली विभाग से कनेक्शन लेना हो, पोल्यूशन से एनओसी लेना हो, और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से एनओसी लेना हो, सबको हम डीसी माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इंडस्ट्रीज है हमारा, हर डिस्ट्रिक्ट में उनका यूनिट है, उनके माध्यम से कोऑर्डिनेट कराते हुए हम लोग निस्तारण कराते हैं। कानपुर शहर जो जहां हर गांव को सड़क और कस्बों से जोड़ने का कार्य तेजी से चल रहा है, वहीं इसी कड़ी में आज कुंडौली गांव में ग्राम प्रधान के द्वारा नवनिर्मित बाजार का उद्घाटन सफलतापूर्वक करवाया गया, जिससे आसपास के कई गांव के लोगों को डेली बेसिस के लिए गांव से कई किलोमीटर का सफर करके बाजार जाने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। वहीं बाजार के निर्माण और चालू करने में युवा विनीत यादव ने भरपूर प्रयास किया और युवा दिवस के मौके पर बाजार का उद्घाटन करके ग्रामीणों को समर्पित किया। बाजार में आए सोनू परिहर, नीरज परिहर ने बहुत ही सराहना की। गांव की बाजार, गांव के नियम बहुत ही अच्छे होते हैं, और इसी क्रम में कुंदौली में जो भीतर गांव ब्लॉक के अंतर्गत कुंदौली गांव में जो बाजार गांव के लोग हैं, तो यहाँ पे बाजार लगाई गई है, और जो गांव के लोग हैं उनकी सुविधाओं के लिए, क्योंकि यहाँ से दूर दूर साड़ है, बझावन, दूर दूर बाजार में जो साग सब्जी लेने जाना होता, तो इसको देखते हुए जो प्रधानपति अनिल निगम जी हैं हमारे बीच में हैं, और इनसे जानते हैं किस तरीके जो आज बाजार का उद्घाटन हुआ है। भैया क्या कहेंगे? सुदर्शन चैनल को आपके बहुत बहुत बधाई, आप हमारे यहाँ आए, आपका स्वागत है। हमारे काली माता के प्रांगण में जो कि 400 वर्ष पुराना मंदिर है, इस बरगद के प्राचीन पेड़ के नीचे प्रेरणा से, गांव वालों के सहयोग से हमने निर्णय लिया कि सड़क का निर्माण हो गया है, हमारा गांव बिल्कुल लगभग शहर हो रहा है, तो गांव वालों को बड़ी असुविधा होती थी, खासकर महिलाओं, पति किसानी करते थे, उनको सब्जी लेने में कहाँ दिक्कत होती, कभी कभी सूखा भोजन ही करना पड़ता था, जबकि साग सब्जी आजकल भारतवर्ष में बहुत सस्ती है। तो इसको देखते हुए हमने निर्णय लिया कि देखें, एक प्रयास करते हैं कि अगर यहाँ पर बाजार का निर्माण हो जाए या बाजार लगने लगे। अभी निर्माण और इसको अधिकृत तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इसका प्रयास किया गया कि आसपास के दुकानदार ही आने लगे, तो कुछ लोगों को और पूरे गांव को, हमारा ये नुक्कड़ का गांव, राजेपुर, कुंदौली, सवायतपुर, चिरली, 4 गांव तो इससे पूर्ण रूप से प्रभावित हैं। आसपास खैरवा, सिमरा, हरदौली और बनपुरवा, क्योंकि साधन इस गवर्नमेंट में बहुत सुलभ हो गए हैं। नदी का पुल भी बन गया है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि हमारे गांव को लोग कुछ दिन पहले इस गांव को, इस मोहल्ले को कहते थे कि भट्ठा अब चला जाएगा गांव, यहाँ बचेगा नहीं कुछ। लेकिन 2012 में इस पुल का निर्माण हुआ। उसके बाद हमारे माननीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी के प्रयासों से, मेरे अनशन के कारण, जैसे भी हो, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 7 मीटर की चौड़ी सड़क और नाला नाली गौरिया तक, इसमें सवायतपुर प्रधान हमारे साथ हैं, राठौर जी बहुत ही अच्छे कर्मठ हैं। अच्छा, देखा जाए कि जो पहले गांव के लोग, साधन भी कम होते थे, तो पहले कहाँ गांव की माटी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पशु क्रूरता की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रुडौली थाना क्षेत्र के मुंगराहा चौराहे पर एक व्यक्ति कलीमुल्ला ने 12 से अधिक कुत्तों के बच्चों और उनकी मां को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। कट्टरपंथी ने यह घटना उस समय की जब एक कुत्ते ने उसे काटा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को दफनाया और आरोपी को न्यायालय में पेश किया। वहीं सीओ कुलदीप ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता कानून के तहत कार्रवाई की गई है। कलीमुल्ला नाम का जो बंदा है, मैनी गांव का रहने वाला, उस चौराहे पे जा रहा था तो उसको एक आवारा कुत्ते ने काट लिया। तो उससे आवेश में आकर उसने
लाठी से उसकी माँ जिसने काटा था और उसके 12 बच्चों को पीट के मार दिया है। अभी पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए बीएनएसएस 170 की कार्रवाई की गई तथा 126-35 की कार्रवाई की गई। अभी जैसे कोई प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त होता है तो हम आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। हाँ, उसको 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है। सिंचाई विभाग की नर्सरी में खेल रहे हिंदू युवक शिवम सैनी पर कथित आरोप है कि पास बैठे कुछ युवकों ने विवाद के दौरान सांप्रदायिक गाली गलौज करते हुए हमला किया। शिवम को सिर और पैर में गंभीर चोटें आई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में स्थिति फिलहाल नियंत्रित बताई जा रही है। चंदौली जिले के इलिया थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के दौरान एक किसान तेजबली चौहान को बदमाशों ने गोली मार दी। घटना डेहरी खुर्द गांव में हुई, जब तेजबली साइकिल से किराने का सामान लेकर लौट रहे थे। बदमाशों ने ब्लैक कार से 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली पेट में लगी। वहीं घायल किसान को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और बीती रात अभियुक्त सहित एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। आज शाम के टाइम में गांव देहरीकुंड थाना इलिया यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि गोली लगी है और तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पर पहुंचा गया है। एवं इसमें ये प्रकाश में आया कि आपस में ज़मीनी विवाद है प्रथम दृष्टया। तहरीर प्राप्त होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी एवं अन्य विधिक कार्रवाई भी होगा इसमें, और अभी हॉस्पिटल में उपचार हेतु भेजा गया है। क्या स्थिति कुछ बताइए, जानकारी मिल पाई अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। परिवार वालों ने किसी की पहचान बताई, कुछ जानकारी मिल पाई बातचीत में? अभी नाम सामने आए हैं, लेकिन पूरी चीज़ इन्वेस्टिगेशन के बाद फुल क्लियर होने के बाद ही हम लोग कुछ उसमें आगे बता पाएंगे। आज दिनांक 11 जनवरी को थाना क्षेत्र इलिया अंतर्गत ग्राम डेहरी खुर्द में जमीनी विवाद को लेकर घटित घटना के परिप्रेक्ष्य में मजरूब के पिता से तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्यवाही की जा रही थी। वह अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था कि इसी क्रम में घटना के घटित होने के उपरांत 3 घंटे के अंदर ही मुख्य अभियुक्त रविशंकर मिश्रा उर्फ शशिकांत मिश्रा पुत्र राम प्यारे मिश्रा निवासी डेहरी खुर्द थाना इलिया व उसके एक अन्य साथी को हिरासत पुलिस में लिया गया है, जिनसे पूछताछ व अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। फर्रुखाबाद में साइबर ठगों ने इंटरनेट मीडिया के जरिए लोगों के खातों से करीब 4 करोड़ रुपए की ठगी की। पुलिस ने 440 मोबाइल नंबर ब्लॉक किए और लगभग 1.5 करोड़ रुपए सीज कर 61 लाख रुपए पीड़ितों को लौटाए। इस मामले में 21 ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साइबर पुलिस लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दे रही है और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए सुरक्षा उपाय सुझा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने कहा है कि व्यक्तिगत बैंक और इंटरनेट जानकारी साझा ना करें और फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें। देखिए एक खास रिपोर्ट। के बाद अपराधियों ने अपराध करने का भी तरीका बदला है, साइबर क्राइम हुआ है। किस तरह से इस पर रोक लगाई जा रही है, क्या पुलिस ने अब तक कार्रवाई की है? देखिए, फतेहगढ़ पुलिस लगातार साइबर क्रिमिनल्स और साइबर अपराध पे कार्य कर रही है। अब तक हम लोगों ने 13 FIR दर्ज किए हैं, जिनमें से 21 गिरफ्तारियाँ की हैं। 1,40,81,628 रुपये को अब तक हम लोगों ने होल्ड कराया है और इनमें से 61,22,365 रुपये लोगों के खाते में वापस पहुंचाई है। लगातार लोगों को हम जन जागरूक कर रहे हैं, चौपाल लगा के लोगों को बता रहे हैं कि कोई भी कंप्लेन आती है, कोई भी ऐसी शिकायत आती है तो 1930 पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं और जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हमें बता पाएंगे उतनी जल्दी त्वरित हम कार्रवाई कर पाएंगे।
खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिले में युद्ध जैसी स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने निर्देश दिए कि हवाई हमले के चेतावनी पर सायरन बजेगा और नागरिक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचेंगे। मॉक ड्रिल में घायलों को प्राथमिक उपचार, आग बुझाने और अन्य आपात स्थिति प्रबंधन पर प्रशिक्षण शामिल होगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभ्यास से नागरिकों को युद्धकालीन हवाई हमले में सुरक्षित रखने की क्षमता बढ़ेगी। ब्लैकआउट को लेकर बैठक की गई, क्या दिशा निर्देश दिए गए, ब्लैकआउट किस तरह से होगा? देखिए, पूरे विश्व की जो स्थिति आप देख रहे हैं, कहीं युद्ध की स्थिति बन जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और शहरों, नागरिकों के बचाव के लिए, अलर्ट के लिए कि ऐसी कोई घटना, दुर्घटना, हवाई हमला या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे उसमें अधिक से अधिक हम अपने लोगों को सुरक्षित रख सकें और किसी भी तरह की हानि से बचा सकें। उसके लिए मॉक ड्रिल गवर्नमेंट ने पूरे स्टेट में 23 तारीख को फिक्स किया है। उसमें मॉक ड्रिल किया जाएगा। इन गतिविधियों के लिए ब्लैकआउट भी शाम 6 बजे होगा। उसी की सिविल डिफेंस के अपने लोगों के साथ, विभिन्न विभागों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठक हुई थी। आपको पता होगा, सिविल डिफेंस का गठन इसी साल, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से पहली बार हुआ है। तो अभी लोगों को कल ट्रेनिंग भी दिलाएंगे हम लोग। ये ब्लैकआउट होगा सर पूरे शहर में होगा कि कुछ चुनी जगह हुआ? मुख्य एरियाज में किया जाएगा। फिरोजाबाद में सहकार भारती की जिला इकाई द्वारा 48वां स्थापना दिवस दाऊजी बैंकेट हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता व संस्थापक लक्ष्मण राव ईमानदार के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिलाध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने सहकारिता के महत्व और देश की प्रगति में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। महिला प्रमुखों ने वंदना और जय घोष प्रस्तुत किए। वहीं कार्यक्रम में नव वर्ष कैलेंडर वितरित किए गए। अंत में बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार के स्लोगन के साथ समारोह का समापन हुआ। 48वां स्थापना दिवस हमारा फिरोजाबाद जिला इकाई के द्वारा यहाँ मनाया गया है दाऊजी बैंकेट हॉल में, जिसमें हमने भारत माता की आरती से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और हमारे जो सहकार भारती के जो उद्देश्य हैं उसके बारे में अपने पदाधिकारियों और सदस्यों को जानकारी दी है और मिलकर कार्य करना और सहकारिता के साथ देश का विकास करना हमारा। फर्रुखाबाद पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने फर्जी फर्म दिव्या हाइब्रिड प्राइवेट लिमिटेड खोलकर 2.20 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में गठित एसआईटी ने अभियुक्तों के कब्जे से 5 मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए। जांच में पता चला कि फर्म ने काल्पनिक माल का व्यापार दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ लिया। पुलिस ने सभी संबंधित फर्मों को निरस्त किया और बैंक खातों की सीज कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अभियुक्तों के खिलाफ अन्य विधिक कार्रवाई भी जारी है। देखिए, सहायक आयुक्त जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा थाना उत्तर पे 603/25 जीएसटी चोरी के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 2 करोड़ 20 लाख रुपया जीएसटी चोरी फर्जी फर्म का गठन करके किए जाने का उल्लेख था। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, उनके सहयोग से इसमें जांच पड़ताल की गई। तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि पवन वर्मा जो थाना उत्तर क्षेत्र का रहने वाला है, इसने दिव्य गति लिमिटेड के नाम से एक फर्म ग्वालियर में पंजीकृत कराया था। बाद में अवैध लाभ कमाने की नीयत से इसने फिरोजाबाद में दिव्या हाइब्रिड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्म का गठन किया, जिसमें प्रोप्राइटर के रूप में इसने पवन कुमार जो रसूलपुर का रहने वाला है और रोहित कुशवाहा ये ग्वालियर एमपी का रहने वाला है, इनको प्रोप्राइटर्स बना के इसने फर्म का गठन किया, जिसमें इसका एक साथी सीए कमल कुमार अग्रवाल जो आगरा का रहने वाला, वो भी इसमें शामिल था। इन लोगों ने फर्जी फर्म का गठन करके कुल 8 करोड़ 32 लाख रुपये
का लेन देन किया और 2 करोड़ 20 लाख रुपए की जीएसटी चोरी इन लोगों ने किया। और इसमें फिलहाल हम लोगों ने पवन वर्मा, पवन कुमार और रोहित कुशवाहा को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। कुल 5 मोबाइल इनके पास से बरामद हुई है। इसमें अन्य भी बिंदुओं पे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। खबर फिरोजाबाद से, जहां फ्रेंड्स प्रतिभा दर्पण के तत्वावधान में 30वें यूपी टैलेंट अवार्ड 2026 और मिस नॉर्थ इंडिया आइकन के लिए ऑडिशन व स्क्रीन टेस्ट 18 जनवरी को होटल गर्ग फिरोजाबाद में दोपहर 2 बजे होंगे। प्रतियोगिता में सिंगिंग, सोलो ग्रुप डांस, एक्टिंग और एंकरिंग जैसी श्रेणियां शामिल हैं। चुने हुए प्रतिभागी प्री फिनाले और ग्रैंड फिनाले में अपनी प्रतिभा दिखाकर नॉर्थ इंडिया आइकन के अवार्ड से सम्मानित होंगे। आयु सीमा और अन्य विवरण संस्थापक व अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने साझा किए। इवेंट में फिल्म, शिक्षा, समाज सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों में योगदान देने वाली हस्तियां भी सम्मानित किए जाएंगी। जनवरी को गर्ग होटल में दोपहर 2 बजे से ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और इसका जो ग्रैंड फिनाले होगा वो 23 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। उभरती प्रतिभाओं को समर्पित सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था फ्रेंड्स प्रतिभा दर्पण, जिसका कि मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ, आज हमने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है जिसमें 30वें नॉर्थ इंडिया आइकॉन अवार्ड फंक्शन के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का आयोजन होटल गर्ग में दोपहर 2 बजे से रविवार दिनांक 18 जनवरी को आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, एंकरिंग के अलावा मिस नॉर्थ इंडिया आइकॉन, प्रिंसेस ऑफ यूपी, आइकॉन ऑफ यूपी के लिए ऑडिशन लिए जाएंगे, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग के लिए 15 से 25 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। वहीं मिस नॉर्थ इंडिया आइकॉन, प्रिंसेस और आइकॉन के लिए 15 से 22 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। और यह ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को समर्पित है। उनकी थीम पर जो अपनी परफॉर्मेंस देंगे उन्हें अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे और चुने हुए प्रतिभागी ग्रैंड फिनाले में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। गोंडा जिले में रविवार को भाजपा विधायक बबन सिंह ने चौराहा स्कूल में पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की। बैठक में एसआईआर को लेकर पदाधिकारियों को सचेत किया गया और फॉर्म 6 भरवाने की जिम्मेदारी मंडल अध्यक्षों और महामंत्री को दी गई। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के अयोध्या आगमन पर स्वागत की तैयारियों पर चर्चा हुई। वही विधायक ने बताया कि जीरा मजी में पारदर्शिता बढ़ी है, जिससे ग्रामीण युवाओं को अधिक काम करने का मौका मिलेगा। हालांकि तहसील और पुलिस की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ, जिसकी जानकारी उन्होंने मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। आज हमारे इस इमरजेंसी बैठक का उद्देश्य केवल यह है, कल जिले पर माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे, उनके साथ कोर कमेटी की बैठक हुई। उसमें एक हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गुप्ता जी आए हुए थे भाजपा के लखनऊ से। उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया कि कल अवध क्षेत्र में प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में, उनकी जन्मभूमि में हमारे नवनिर्वाचित यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी रामलला के दर्शन है तो अवध क्षेत्र में पहली बार हमारे अयोध्या धाम में पधार रहे हैं। उसी तैयारी के सिलसिले में भाजपा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। इनसे उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उनके साथ रणनीति बनाकर सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने के लिए हम लोग जाएंगे और प्रभु श्री रामलला के दरबार में दर्शन भी करेंगे। सीएसआर को लेकर क्या विधानसभा में जो वोटर लिस्ट कितनी नाम कटे, अब उसी के साथ एसआईआर की भी तैयारी हो रही है। हमारे यहाँ 4 लाख कुछ हजार वोट थे, 4 लाख 10 हजार कुछ थे, 3 लाख 86 हजार, 3 लाख करीब
44, 45, 46 हजार वोट कट गए हैं। उसी तैयारी में हम लोग SIR के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारी बृहद बैठक है, इसमें हम लोग अभी अपनी रणनीति और कार्य योजना बनाएंगे। मेन उद्देश्य SIR पे है। अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने के लिए कटरा विधानसभा लाए थे। सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, पूरे जोश खरोश से अपने अध्यक्ष का स्वागत करने हम लोग पहुंचेंगे। घोटाले के बारे में कई पत्रकारों ने मंत्री जी से पूछा था। कटरा बाजार में मनरेगा में पिछली खामियों की वजह से बहुत बड़े बड़े घोटाले ऐसे पूरे प्रदेश में हुए होंगे। उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए बीबी जी राम जी जो नई योजना आई है मनरेगा पर, उसमें 100 दिन से रोजगार बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। 60 दिन का अतिरिक्त दिया गया है। 15 दिन अगर काम नहीं दे पाए तो उनको बोनस देने की भी व्यवस्था है। भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता, ये सब सारी व्यवस्थाएं हैं। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए बीबी जी राम जी नई योजना माननीय मोदी जी ने और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने लोकसभा से पास कराकर देश की जनता के सामने रखा है। इससे कहीं भी ये कांग्रेस के लोग, सपा के लोग ये दुष्प्रचार करा के कि केवल महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। महात्मा गांधी के नाम पे 500-600 योजनाएं चल रही हैं, लेकिन सब में लूट घोटाला भ्रष्टाचार हुआ। आज जब से मोदी का शासन आया है, योगी का शासन आया है, कहीं भी कोई न लूट है न कहीं भ्रष्टाचार है। जो कुछ कमी बेसी है वो थाना और तहसील में गड़बड़ी है, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। इसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारे सारे विधायकों ने जनपद के पहुंचाया है। सुधार हो रहा है, सख्ती हो रही है, दुरुस्त हो जाएगा सब। बीजी राम जी से गरीबों को, किसानों को पूरा लाभ। बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस्लामनगर थाना पुलिस ने गंगा एक्सप्रेसवे क्रॉसिंग पर बैरियर लगाकर चेकिंग के दौरान 25 कार्टन यानी कि 100 पेटी अवैध शराब और एक थार गाड़ी समेत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आरोपी है सुमित वर्मा, गुड्डू पारुल और मनीष शर्मा। शराब में 4800 पौवा थे जिन पर हिमालय ड्रग कंपनी का लेबल था। पिकअप वाहन को सीज किया गया और थार गाड़ी को बिसौली से बरामद किया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक हृदयेश सिंह कठेरिया ने कार्रवाई की पुष्टि की है। गोंडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना कोतवाली नगर और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए के इनामी शातिर बदमाश दौलत खान को पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। घटना बीती रात संदिग्ध वाहन की चेकिंग के दौरान हुई, जब बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, 40,000 रुपए नगद, चांदी के आभूषण और अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना की और कहा कि अभियान सख्ती से जारी रहेगा। देर रात थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मिश्रौलिया चौकी क्षेत्र में थाना कोतवाली नगर पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश जो 25,000 रुपए का इनामिया था, दौलत खान, पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घायल बदमाश के कब्जे व निशानदेही से एक चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा चोरी के करीब 40,000 रुपए तथा चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। इस बदमाश के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जनपद गोंडा में विभिन्न दुकानों में और घरों में नकबजनी की घटना को कारित किया गया था, जिसके संबंध में थानों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इस अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इस बदमाश के विरुद्ध पूर्व में भी जनपद शाहजहांपुर में, जनपद रामपुर में तथा उत्तराखंड राज्य में करीब 7 मुकदमे गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। इस बदमाश के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर नगर के बिल्हौर कस्बे में सिंह वाहिनी मंदिर के पास बड़े पैमाने पर गौकशी का मामला सामने आया। पुलिस की लापरवाही पर क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। वायरल वीडियो और मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर 4 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं तनाव को नियंत्रित करने के लिए ज्वाइंट सीपी आशुतोष कुमार मौके पर पहुंचे। विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया। वही क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है और जांच अभी
जारी है और साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा आश्वासन पुलिस द्वारा दिया गया है। देखिए, एक वीडियो हम लोग को मिला मीडिया के माध्यम से जिसमें कि दिखाया गया कि प्रतिबंधित पशु के मांस और उनकी जो खालें और हड्डियां, ऐसा प्रतीत होता है कि कई दिन से ये स्लॉटरिंग की कार्रवाई कराई जा रही थी इलीगल, और उसको इकट्ठा यहाँ पे करके डिस्पोज करने का प्रयास किया गया था। तो जो अलर्ट सिटीजन्स हैं इन्होंने हमें अलर्ट किया, तत्काल हम लोग मौके पे आए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफी लोग उत्तेजित भी इस चीज को लेके, ये जो आरोप लग रहे हैं उनको नहीं, हाँ वही वो जो आरोपित लोग हैं उनके बारे में लोग जानते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग हैं। ये जो तहरीर दे रहे हैं उसको हम लोग दर्ज करके तत्काल कार्रवाई कराएंगे। सर, ये बिल्लौर थाने के नाक के नीचे ये काम हो रहा था, इस पे क्या कहना है? देखिए, इसमें तफ्तीश कराई जाएगी तुरंत कि किसकी लापरवाही क्या कराई जाएगी, और जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी जो भी होंगे जिनकी लापरवाही के कारण ये होगा उनकी कार्रवाई की जाएगी। आज यहाँ पर बिल्हौर में बड़े तादाद पर गौवंश के अस्थियां यहाँ पर प्राप्त हुई। एक लंबी साजिश, एक लंबी योजना के तहत गौमांस का व्यापार किया जा रहा है, और जिन लोगों ने इस व्यापार को लगातार जारी रखने का काम किया, जिनने इस घटना को अंजाम दिया, और जो लोग इसके समर्थक हैं, चाहे वो जनता के बीच में हो और चाहे शासन और प्रशासन के बीच में, उन सभी पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग को लेकर के यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने आज थाने को घेरा है। मैं शासन और प्रशासन दोनों लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अभी इस रात से लेकर के 48 घंटे तक उन लोगों की जिनके नाम इस घटना में आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर गिरफ्तारी करके उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर और उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की आवश्यकता भी अगर पड़ती है तो करने के तो चलाया जाए। आराम से, आवश्यकता पड़ती है तो कार्रवाई भी निश्चित रूप से की जाएगी। संबंधित अधिकारी यहाँ पर मौके पे मौजूद रहे, लेकिन जो कि क्षेत्रीय लोगों से भी मुझे अवगत कराया गया है कि यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर हैं, हल्का इंचार्ज हैं, उनकी मिली भगत से इतनी बड़ी घटना को अंजाम लगातार दिया जाता रहा। ये मान करके चल सकते हैं कि उनकी लगातार निष्क्रियता से इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। विधायक लोगों का आरोप है कि अब पुलिस प्रशासन को पहले से जानकारी थी इस बात की। मैं भी इस बात से कहीं ना कहीं सरोकार रखता हूं कि पुलिस और प्रशासन में जहां भी ये जो हमारे महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सबके पालनहार हैं, और हम सबके ये दिन रात काम करने वाले हिंदू समाज के लिए लगातार प्रेरणा का स्रोत बने हुए, उनकी मंशा के अनुरूप कार्य न करके उनकी मंशा के विपरीत काम करने यहाँ कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें शराबी पति सुरेंद्र उर्फ स्वामी ने अपनी पत्नी रूबी और 2.5 साल के बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी शव के पास कुछ समय बैठा रहा और ग्रामीणों को आता देख मौके से भाग गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर आशुतोष कुमार और अन्य अधिकारियों ने परिजनों से जानकारी जुटाई। पुलिस आरोपी की तलाश में लगी हुई है। शाम को लगभग 9 बजे के आसपास प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर को एक सूचना मिली कि ग्राम शारदेपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे की हत्या कर दी है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर एवं अन्य थानों की टीम यहाँ तत्काल मौके पर आई। फॉरेंसिक टीम भी अभी आ रही है और सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पर जो रूबी देवी और उसका एक लगभग 2.5 वर्ष का बच्चा लावांश जिसकी हत्या की गई है, वो यहाँ पे उसकी डेड बॉडी है अभी, और सारी प्रक्रिया उसमें की जा रही है। और अभी जो उसका पति सुरेंद्र उर्फ स्वामी मौके से फरार है, जिसकी तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण और उसकी खबर कौशाम्बी से है, जहां मजनपुर पुलिस ने भैंस चोरी गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। क्रोरो रोड पर
पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जॉइंट फायरिंग के दौरान 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से चोरी की दोनों भैंसें, तमंचे, कारतूस और पिकअप गाड़ियां बरामद की है। वहीं जांच में सामने आया है कि गिरोह का नेटवर्क कौशाम्बी, फतेहपुर और कानपुर तक फैला हुआ था। घायल बदमाश जिला अस्पताल में भर्ती है। वहीं इस कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के अंतर्गत बीती 11/12 जनवरी 2026 की रात को 2 भैंसों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके आधार पर खबर कौशाम्बी से है, जहां गोखराज पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 12 बैलों की गौ तस्करी के बड़े मामले का सफल अनावरण किया गया है। ससुर खदेरी नदी और इछौली गांव के बीच झाड़ियों में बिजली के खंभों से बंधे 12 बैल जिंदा बरामद किए गए, जिन्हें वध के लिए बाहर ले जाने की तैयारी थी। टेगाई नियमतपुर मार्ग पर चेकिंग के दौरान गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त घायल हुआ, जबकि 2 अन्य गिरफ्तार किए गए। मौके से हथियार, बाइक और नकदी बरामद हुई है। वहीं सभी आरोपी पहले से गौवध मामलों में नामजद है। 12/1/26 को रात्रि करीब 3:50 पर गोवध से संबंधित अभियुक्तों को गोखराज पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसको अस्पताल भेजा गया। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर स्थित सचड़ी थाना क्षेत्र के रेप कांड मामले में फरार चल रहा आरोपी दरोगा अमित कुमार मौर्य अब सोशल मीडिया पर पत्र वायरल कर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर स्तर से सख्त रुख अपनाया गया है। साफ कहा गया है कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कानून से ऊपर नहीं है। यदि आरोपी दरोगा खुद को निर्दोष मानता है तो उसे कोर्ट में आकर अपना पक्ष रखना होगा। फैसला न्यायालय करेगा। रेपकांड के बाद से फरार चल रहे दरोगा अमित कुमार मौर्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें लगातार दबिश दे रही है। आरोपी पुलिसकर्मी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल पत्र को पुलिस महज एक हथकंडा मान रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून के अनुसार कार्रवाई जारी है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गैंगरेप का आरोपी दरोगा है जो कि फरार है, वो लगातार व्हाट्सएप भी अपना ऑन करे है, वीडियो अपलोड कर रहा है, एप्लीकेशन भेज रहा है। जो गैंगरेप का आरोपी दरोगा है जो कि फरार है, वो लगातार व्हाट्सएप भी अपना ऑन करे है, वीडियो अपलोड कर रहा है, एप्लीकेशन भेज रहा है। अपनी जो सफाई स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर ललितपुर के स्वश्री राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में युवा रक्तदान का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र निर्माण, स्वास्थ्य जागरूकता, अनुशासन और स्वदेशी मूल्यों के प्रति प्रेरणा देना रहा। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मयंक कुमार शुक्ला के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत एमबीबीएस छात्राओं की रैली को हरी झंडी दिखाकर की गई। वहीं इसके बाद स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माला अर्पण कर उनके विचारों का स्मरण किया गया। युवाओं को आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ जीवन शैली और समाज सेवा की शपथ दिलाई गई। साथ ही निबंध लेखन और वाद विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों में उत्साह देखने को मिला। ललितपुर में देश के समाजवादी विचारक और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक लघु ठाकुर ने ग्रेट सिद्धि होटल में प्रेस वार्ता कर सरकार की बुंदेलखंड नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के नाम पर किए जा रहे विकास के दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। रघु ठाकुर ने जनपद में स्थापित मेडिकल कॉलेज, वल्क ड्रग पार्क और पीपी मॉडल से बन रहे संस्थानों को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि इससे आम जनता का भला नहीं होगा। उन्होंने रोजगार, पर्यटन, शिक्षा, किसानों को उचित मूल्यों और कनेक्टिविटी को असली विकास का आधार बताया। साथ ही 13 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। इतना बुंदेलखंड के विकास के लिए काम कर रही है, क्या मोर्चा उससे असंतुष्ट है या पर्याप्त नहीं मान रहा है? हमें तो पता ही नहीं है कि भारत सरकार बुंदेलखंड के विकास के क्या कर रही है। बालक पार्क बना रही है, मेडिकल कॉलेज बना रही है, विकास के लिए पर्यटन केंद्र खोल रही है। क्या चाहते हैं? जो मेडिकल कॉलेज की चर्चा आई है, ये मेडिकल कॉलेज भी आपका पीपी बोर्ड पर है, और पीपी बोर्ड के जो मेडिकल कॉलेज होते हैं ये लगभग निजीकरण के होते हैं, जिनमें बहुत सुविधा नहीं होती।
अब बनाने की मेडिकल कॉलेज बनाना है तो हमने जिला चिकित्सालय से मर्ज कर दिया। अब जिला चिकित्सालय कहाँ जाएगा? क्या आपकी सरकार ने कोई जिला चिकित्सालय के स्थान तय किया है कि यहाँ पर हम जिला चिकित्सालय बनाएंगे? 6 एकड़ जमीन चाहिए, जरा बताइएगा इस सरकार ने कहाँ पर तय की है कहाँ ये जमीन देने वाले हैं? तो जिला चिकित्सालय मिट जाएगा और मेडिकल कॉलेज क्या हो पता नहीं। तो ऐसे विकास की योजनाओं के नाम से 50 कुछ होने वाला नहीं है। जो बुनियादी विकास है वो बुनियादी विकास जिन चीज़ों से होगा वो है रोजगार का सवाल। रोजगार के सवाल को हल करने के लिए पर्यटन बोर्ड, पर्यटक पथ और रेल लाइन। बुंदेलखंड नागरिक मोर्चा 13 फरवरी को दिल्ली में जनता मंच पर 1 दिन का धरना देगा और जो हम लोगों की लंबित मांगे हैं जिनको काफ़ी हद तक सरकार ने स्वीकृति दी थी परंतु अभी तक अमल में नहीं लाए हैं, उनको पूरा करने की मांग शुरू करें। जब पिछले दिनों जो हम लोग आंदोलन हुए थे उसमें भारत सरकार ने ये मंजूरी दी थी और 6 रेल लाइनों को स्वीकृत किया गया, जिनमें गुना से चंदेरी जैनपुर। मथुरा के शोक क्षेत्र अंतर्गत गांव अक्खा अलावल में आंगनबाड़ी केंद्र पर सड़ा गला पोषाहार मिलने से ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए भेजा गया राशन बदबूदार और खाने योग्य नहीं था, जिसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। महिलाओं और पुरुषों ने आंगनबाड़ी संचालिका और शासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 3 से 4 महीनों से नियमित राशन भी नहीं मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें हर बार सही और गुणवत्तापूर्ण पोषाहार उपलब्ध कराया जाए ताकि बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो। मेरा नाम गायत्री है। कौन सा गाँव है? अक्खा अलावल। ये क्या समस्या है? ये राशन बढ़ता है बच्चों का और 3 या 4 महीने में बढ़ता है और फिर भी ये अब तो बहुत ही गंदा आया है। इसे ना कुत्ता खाए, ना भैंस, ना कोई, ना बच्चे, और बच्चे बीमार होंगे फिर क्या होगा बताओ। ये स्थिति है। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये बोलती हैं कि राशन आया नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम है विशाल सिंह। कौन सा गाँव है? ये मेरा गांव है लावल, अक्खा लावल। और यहाँ पे 3-4 महीने के बाद तो राशन मिला है पहली बार, और ये भी आया सड़ा उसा। 3-3 महीने मिलता ही नहीं है, जब मिलता है वैसा आता है और कोई पता ही नहीं कब मिलना है कब नहीं मिल रहा है, कोई पता ही नहीं चलता है। ये स्थिति है यहाँ की। अब ये राशन कैसा आया बच्चे के लिए? अब ये राशन ऐसा है इसे कुत्ते भी नहीं खा सकते हैं, ठीक है। बच्चे बीमार हो सकते। हाँ, बच्चे बीमार होंगे। क्या नाम है? सावित्री। कौन सा गाँव है? अलावल, अक्खा अलावल। ये क्या समस्या है तुम्हारी? ये समस्या है 3 या 4 महीना में राशन आया है, ये भी खराब राशन आया है और अब थोड़ा थोड़ा दिया हो तो इसको कौन खाएंगे? बच्चे का खा के मरेंगे इस राशन को। कितने दिन हो गए राशन नहीं मिल रहा है। अब कैसा राशन आया है? अब इसमें भूसा राशन आया है, इसको का बच्चे खा के मरेंगे हमारे। देखो कैसा राशन है, इसको सड़ रहा है बिल्कुल। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप ये चाहती हैं हमें महीना महीना राशन मिले, बढ़िया राशन आवे, हमारे बच्चा कुछ खा के बीमार नहीं हो। हमें राशन नहीं मिल रहा, क्यों नहीं आ रहा राशन? कितने महीने से राशन नहीं मिला? 4 महीना, 3 महीना, 4 महीना। मथुरा में आयोजित विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के वैश्विक शिक्षा मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने ग्रामीणों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कैबिनेट से जी राम जी योजना विधेयक पारित करा दिया है, जिसके तहत ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार मिलेगा। साथ ही मजदूरी का भुगतान अब साप्ताहिक रूप से सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत का सपना गांव के समग्र विकास से ही साकार होगा। उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा में 100 दिन का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। वहीं मजदूरी भुगतान में होने वाली देरी को खत्म करते हुए अब हर सप्ताह भुगतान सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने पूर्व में मनरेगा में हुई गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि फर्जी जॉब कार्ड और भुगतान की अनियमितताओं से करीब 290 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई थी, जिससे जी राम जी योजना के माध्यम से रोका जाएगा। में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया अधिनियम बीबी जी राम जी एक्ट 2025 के संबंध में हम सब लोग चर्चा करने के लिए जनपद मथुरा में एकत्रित हुए हैं। ये योजना
पूरी तरह से श्रमिकों के हित के लिए है। ये नियम पूरी तरह से श्रमिकों के हक को दिलाने के लिए बनाया गया है। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत, मनरेगा की व्यवस्था के अंतर्गत इसको बदल करके बीबी जी राम जी बना दिया गया है। बहुत सारी खामियां थी, कमियां थी, जिसके माध्यम से आम जन तक, श्रमिक तक उसका हित का जो अधिकार उसको मिलना चाहिए था, जो पैसा उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था, रोजगार जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। और उस योजना के अंतर्गत, पुरानी योजना के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे लूप होल्स थे, जिसके माध्यम से बिचौलिए, ठेकेदार श्रमिकों के हक का पैसा जो था वो उन तक नहीं पहुंचने देते थे। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत, नई व्यवस्था में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाई गई है, टेक्नोलॉजी आधारित बनाया गया है। हर एक चीज़ प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शी होगी और श्रमिक अपने। मेरठ से बड़ी खबर है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने सलावा मतदेय स्थल और सरदना ब्लॉक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनकी मौजूदगी में ड्राफ्ट मतदाता सूची का वाचन कराया गया। जनपद के अन्य मतदान केंद्रों पर भी अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची का वाचन कर निर्वाचन कार्यों की निगरानी की गई। वहीं जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे ड्राफ्ट मतदाता सूची अवश्य जांच लें। नाम, उम्र या पते में त्रुटि होने या नाम छूटने की स्थिति में निर्धारित तिथि तक दावा या आपत्ति दर्ज कराएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी दावों का समयबद्ध और नियम अनुसार निस्तारण किया जाएगा, ताकि अंतिम मतदाता सूची पूरी तरह त्रुटि रहित तैयार हो सके। रायबरेली के सलोन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस उत्पीड़न के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का धरना प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। भीषण ठंड के बावजूद कार्यकर्ता खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं और सलोन कोतवाली प्रभारी राघवन सिंह को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। मामला बजरंग दल के जिला संयोजक विनोद मौर्य की कथित पिटाई से जुड़ा है। आरोप है कि चौकी इंचार्ज नितिन कुमार और कोतवाली प्रभारी ने उनके साथ मारपीट की। विनोद मौर्य गौकशी के एक मामले में गवाह थे, जिनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट के बाद पुलिस कार्रवाई हुई थी। धरने को मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और विधायक मनोज पांडे का भी समर्थन मिला है। वहीं दबाव बढ़ने पर एसपी ने चौकी इंचार्ज नितिन कुमार का तबादला कर 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया, लेकिन प्रदर्शनकारी इसे नाकाफी बताते हुए कोतवाली प्रभारी पर सख्त कार्रवाई की मांग पर डटे हुए हैं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये हमारे विचार परिवार के अनुसांगिक संगठन हैं। जब मुझे जानकारी मिली कि ये लोग धरने पर बैठे हैं, तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि इनके बारे में जानूं, सुनूं, समझूं, इनकी शिकायत क्या है और फिर उच्चाधिकारियों तक इस बात को पहुंचाऊं। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। हमने विश्व हिंदू परिषद के लोगों की बात सुनी है, उच्चाधिकारियों तक बताएंगे, संतुष्ट करेंगे। गुस्सा है, वाजिब गुस्सा है, मेरी कोशिश होगी। मैं अस्वस्थ भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं लोगों की समस्या सुनने, लोगों की क्या समस्या, हमारी खुद की समस्या है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग हमारे मातृ संगठन से जुड़े लोग हैं, इसलिए उनके मन में जो भी गुस्सा था उसको मैंने सुना और मैं उच्च अधिकारी तक इस बात को पहुंचाऊंगा। क्या धरने पे आए और क्या मामला था? क्या नहीं, धरने पे आए हैं, बजरंग दल के जिले के संयोजक हैं श्री विनोद मौर्य जी। एक मुकदमे में इन्हें गवाही देनी थी। ये गवाह थे, कोई एक्यूज नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, किसी मामले में मुकदमे में ये वांछित नहीं है। स्वयं प्रैक्टिकली माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह रखा है कि अगर कोई किसी केस में गवाह है, अभियुक्त नहीं है, तो इनके साथ अमानवीय व्यवहार, रात में थाने में लाना, बैठाना, अपमानित करना, मैं समझता हूं कि ये बहुत निंदनीय है, घोर भर्त्सना के योग है। और एक सामाजिक कार्यकर्ता जो स्वयं पूरा जीवन अपना सामाजिक कार्यों के लिए और जनता के कार्यों के लिए देता हो और वो मात्र किसी केस का गवाह हो, तो इसमें साफ तौर से कहीं न कहीं लापरवाही और कुत्सित मानसिकता वो दिखाई दे रही है। हम लोगों का इस ऊपर विरोध है।
क्या नाम है भैया? मैं विनोद मौर्य, जिला संयोजक बजरंग दल रायबली। क्या हुआ आपके साथ? आप धरने देके बैठे? एक एनपीडब्ल्यू था, गौकसी के गवाह में मैं था। उस एनपीडब्ल्यू में रात 12:30 बजे मेरे घर पे कुछ पुलिस वाले आते हैं, जिसमें करहिया चौकी इंचार्ज नितिन कुमार, एक मोहम्मद दीवान जी थे, सोहेल खान, और 2 सिपाही उनके साथ और थे। ये लोग आए, तेज मेरा दरवाज़ा खट रहे। उसके बाद मेरी पत्नी ने गेट खोला तो उनको गाली देते हुए बोले, कहाँ है, उसको बाहर निकालो। तब तक मैं आवाज़ सुना तो मुझे 2 मिनट आने में देर हो गई, तो वहाँ भी उन्होंने गालियाँ दी। उसके बाद जैसे मैं आया, मुझे पकड़ के घसीट के गाड़ी में भरा गया। बलेनो में ही, गाड़ी बलेनो थी, गाड़ी बलेनो थी, गाड़ी के अंदर मुझे लाया गया। दरोगा करहिया ने मुझे मारा, मोहम्मद दीवान जी सोहेल खान ने मुझे मारा, और 2 सिपाही और थे, उन्होंने हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाया। उसके बाद मुझे सलवन लाया गया। सलवन में रात के अंधेरे में एक कोई दीवान जी थे मुस्लिम जो है, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। उसके बाद मेरे ऊपर मुंह के ऊपर रजाई फेंक के मुझे लातों और घूंसों से मारा गया। सलवन कोतवाल से मैं यही चाहता हूँ, क्या वो पूरी तरीके से मुस्लिम, वहाँ कई आए दिन गौकसी हो रही है, लब जिहाद हो रहा है, डेली आए दिन, इतना संवेदनशील एरिया है, ये क्या चाहते हैं कि पूरी तरीके से मुसलमान के बिक करके ये काम करेंगे? ऐसा कोतवाल नहीं चाहिए। ये इंडिया है, ये भारत है, ये सलवन है, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है, ना इसे बनने देंगे। मेरी मांग यही है सब प्रशासन से, सरकार से, कि सलवन कोतवाल को जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सनातनी किन्नर अखाड़े ने माघ मेला क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन किया। श्रीलेटे हनुमान मंदिर से संगम नोच तक निकाले गए विरोध मार्च में साधु संत हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नजर आए। इस प्रदर्शन का नेतृत्व सनातनी किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्य नंदगिरी ने किया। अखाड़े ने मांग की कि भारत सरकार बांग्लादेश को दी जा रही हर प्रकार की सहायता तत्काल बंद करे। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जरूरत पड़ी तो वे स्वयं बांग्लादेश जाकर हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। महाकाल, हम सनातनी किन्नर अखाड़े से सारे सनातनी हैं, और सनातनी कहीं पे भी हो सीमाओं में बांध के, ये नहीं कि बांग्लादेश में जो सनातनियों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और सनातनी किन्नर अखाड़ा उसका विरोध कर रहा है। और मौका मिला तो हम बांग्लादेश जाके भी उनका बदला ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सरकार को है जो उनको सुविधाएं दे रही जा रही है वो रोकी जाए और हमारे सनातनियों को बचाया जाए। बहुत बढ़िया। मैं भवा आक्रोश यात्रा निकाली है, तो किस तरीके की यात्रा है, इसका क्या उद्देश्य है? जी, जय बहुचरा माँ। बांग्लादेश में बार बार हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं को हत्या हो रही है। इससे पूरा हमारा संत समाज और पूरा सनातनी हम लोग जितने भी है बहुत आक्रोशित है। तो हमारे सनातनी किन्नर अखाड़ा भी हम लोग जितने भी पदाधिकारी है सब कोई मिल के आज हम लोग ने ये आक्रोश रैली निकाला। हाथ पे काला पट्टा बांध के हम लोग ने जो बांग्लादेश में जो घटना हो रही है, हिंदुओं को मार रहे हैं, हत्या हो रही है, इस पे विरोध हम लोग ने जताया। और हम लोग ने सभी को, जितने भी हमारे सनातनी बच्चे हैं, सनातनी भाई बंधु है, उन सभी को अपील करें कि सब कोई हम लोग को एकजुट हो के बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब देना है। और हमारे सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि जो बांग्लादेशी हमारे देश में हो, चाहे ये माघ मेला 2026 के प्रयागराज में यहाँ घुसे हुए हैं, इनको चिन्हित करके हमारे पूरा देश से इनको बाहर किया जाए। और इसी क्रम में हम लोग ने आज गंगा जी के संगम नोच में जाके वो आत्माओं के, जो हमारे हिंदू भाइयों का जो हत्या हुई है बांग्लादेश में, उन आत्माओं के शांति के लिए आज पिंडदान दिए। उन आत्माओं को श्री भगवान के श्री चरणों में जगह मिले, इस कामना के साथ हम लोग ने पिंडदान किए। और हम लोग सब कोई, हमारे सनातनी किन्नर अखाड़े के सब कोई, सभी पदाधिकारी, हम लोग इस जो बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, जो हिंदुओं को टारगेट करके हत्या कर रहे हैं, इनको कड़ी शब्द में हम लोग निंदा करते हैं और हम लोग विरोध करते हैं इस बात का। और वाराणसी के सिकरा स्टेडियम में रविवार को 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का रोमांचक फाइनल हुआ। महिला वर्ग में केरल ने रेलवे को
3-2 से हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, जबकि पुरुष वर्ग में रेलवे ने केरल को 3-0 से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। हार्डलाइन मुकाबले में पंजाब और राजस्थान ने तीसरा स्थान सुरक्षित किया। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और महापौर अशोक कुमार तिवारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं उन्होंने विजेता टीमों को ट्रॉफी और पदक प्रदान कर सम्मानित किया। ये प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश में दशकों बाद आयोजित राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा वॉलीबॉल कार्यक्रम रही। सत्ता से बेदखल होते ही उनको सबका स्मरण आ गया, तो यह ढोंग चलने वाला नहीं है। राम मंदिर का उल्लेख नहीं किया गया है उस कैलेंडर में और कहा गया कि राम मंदिर जी का पीडीएफ पूरी तरह से फर्जी है। वह परिवार को बढ़ाते हैं, वो गुंडों को बढ़ाते हैं, अपराधियों को बढ़ाते हैं, माफियाओं को बढ़ाते हैं। जब 2012 से 2017 तक वह मुख्यमंत्री थे यूपी के, तब उनको पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की कोई याद नहीं आई। सत्ता से बेदखल होते ही उनको सबका स्मरण आ गया, तो यह ढोंग चलने वाला नहीं है। राम मंदिर का उल्लेख नहीं किया गया है उस कैलेंडर में और कहा गया कि राम मंदिर पूरा निर्माण रामद्रोहियों से हमें अपेक्षा भी नहीं है कि वो कोई उल्लेख करेंगे, लेकिन राम भक्त उनके चरित्र को जानता है, उनकी असलियत को जानता है। वो तो श्री रामलला का भव्य मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ध्वजारोहण हो गया, अभी तक दर्शन करने नहीं गए। ये तो मंदिर बनवा रहे हैं सफाई में, इसलिए बनवा रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और हिंदू समाज की जो एकता है उससे। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां भाजपा की पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विवादित स्थिति में नजर आए। जैसे ही पत्रकारों ने 23 जनवरी वसंत पंचमी और भोजशाला से जुड़े सवाल पूछे, मंत्री बिना जवाब दिए मंच छोड़कर चले गए और केवल जी राम जी कहकर निकल गए। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि उनके साथ आए सोशल मीडिया प्रभारी लक्ष्मी ने भी अभद्रता और धक्का मुक्की की। यह घटना पत्रकार संगठनों में आक्रोश फैलाने वाली है और मीडिया के सम्मान एवं स्वतंत्रता से जुड़े गंभीर मुद्दे को उजागर करती है। फिलहाल मंत्री जी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी सीता जी के बारे में बोलोगे तो भी नहीं पूछो। जी राम जी सर, अब भोजशाला से क्यों भागा जा रहा है? भाजपा के लोग पहले तो भोजशाला से बहुत लगे थे और जैसे सरकार में आए तो क्यों भाग रहे हैं भोजशाला से? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ जी राम जी की है। आप विषयांतर मत करिए। आप कितना भी दबाव डालेंगे, मैं सिर्फ जी राम जी के बाहर नहीं जाऊंगा। तो भोजशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? भोजशाला में खबर एमपी के ग्वालियर से है, जहां जिले में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर युवा दिवस मनाया गया। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक स्कूल शिक्षा नगर में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। जिले भर के लगभग 2000 शिक्षण संस्थाओं में करीब 2 लाख छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, स्वामी विवेकानंद का रिकॉर्डेड संदेश और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का प्रसारण भी किया गया। मंत्री ने युवाओं से जीवन में विवेकानंद के सिद्धांत अपनाने की अपील की। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस जो है 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इसको विभिन्न स्कूलों में हम लोग करते हैं और आज जिले के समस्त स्कूलों में सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से मुख्य रूप से हम लोग देखें तो युवा को मोटिवेट करने वाले बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। उनके जो कथन हैं एक वाक्य के प्रकार में ही क्यों ना हो, जब भी कोई व्यक्ति निराश हो, अगर आप उसकी सिर्फ 4 लाइनें पढ़ लें तो वो आपको पूरा ऊर्जा से भर देता है। सूर्य नमस्कार भी अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज के रूप में है। वो हमें सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली स्ट्रांग बनाता है। बच्चे जो रेगुलरली इसका अभ्यास करते हैं, इसकी शक्ति का अनुभूति वो लोग सभी लोग कर चुके हैं और ऐसा ये प्रयास है कि ये हमारे जो देश के युवा हैं, जो भारत का भविष्य है, वो सब लोग अपने जीवन में सूर्य नमस्कार है। उसके पीछे युवा शक्ति होती है। आज सूर्य नमस्कार हमने किया है। अब सूर्य नमस्कार क्या है? आज के दिन ये उस व्यक्ति की जयंती है, स्वामी विवेकानंद जी की। हमको अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए। जो संकल्प, जो लक्ष्य और जो उद्देश्य स्वामी जी का था, वो हम सब मिलकर पूरा करें। मैं फिर से युवा देश की राज्य के मध्य प्रदेश के सभी युवाओं को बधाई।
खबर एमपी के सीधी से है, जहां वन और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संजय टाइगर रिजर्व वस्तुओं और मझोली में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं को जंगल, वन्य जीव और जैव विविधता के महत्व से रूबरू कराया गया। उन्हें प्राकृतिक वातावरण में भ्रमण कर वन्य प्राणियों की जीवन शैली, पर्यावरण संतुलन और संरक्षण की आवश्यकता की जानकारी दी गई। वहीं वन विभाग के अधिकारी और प्रकृति विशेषज्ञों ने छात्रों को सरल भाषा में वन संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें समझाई। ये कार्यक्रम कब से चल रहा है और क्या इसका उद्देश्य है? मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम ये सन 2017 से जारी है पूरे मध्य प्रदेश में। और संजय टाइगर रिजर्व अंतर्गत परिक्षेत्र बस्तुआ में ये कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा, 12 और 13 तारीख को। इसमें आज ताला संदीपानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 126 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है स्कूली बच्चों को वन एवं वन्य प्राणी के प्रति जागरूक करना, क्योंकि बच्चे ही भविष्य पीढ़ी है आने वाली। और इसमें इस साल थीम रहा है हम है धरती के दूत। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम जारी है। पूरे दिन बच्चों का क्या गतिविधि रहती है? पूरे दिन बच्चों को सबसे पहले सफारी कराई जाती है, जहाँ स्कूल से लेके जंगल कैंप तक सफारी कराई जाती है, जिसमें कई वन्य प्राणी के दर्शन भी हो सकते हैं। उसके बाद में आके बच्चों को नाश्ता कराया जाता है। फिर नेचर ट्रेल पे बच्चों को पैदल घुमाया जाता है, जिसमें वन्य प्राणियों के साक्ष्य एवं पेड़ पौधों के बारे में बताया जाता है, जिसमें पेड़ के औषधीय महत्व और जानवर के। नेपाल बॉर्डर रुपीडिया से खबर है, जहां लाल नीली बत्ती और हूटर वाली गाड़ी से नेपाल जा रहे 5 जालसाजों को रुपीडिया सीमा पर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्तों ने खुद को उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव बताया, लेकिन जांच में पता चला कि वे सभी नेपालगंज में कैसीनो में जुआ खेलने जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जों से चिप डिवाइस और 2,17,480 रुपए बरामद किए गए। मामले में थाना रुपीडिया में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को न्यायालय भेजा गया है। बजे शाम एक गाड़ी इनोवा क्रिस्टा जिसका नंबर यूपी 32 MZ 2377 था, हूटर सायरन बजाते हुए लाल नीली बत्ती जलाते हुए रुपेडिया बॉर्डर पर पहुंची, जिसको एसएसबी के जवानों द्वारा रोककर उसके बारे में जानकारी की गई। तो एक व्यक्ति द्वारा अपना नाम धर्मेंद्र, जिसने अपने आप को सचिवालय में IAS होना बताया गया। शंका होने पर एसएसपी द्वारा इसकी सूचना थाना रुपेडिया पर प्रभारी निरीक्षक रुपेडिया को दी गई। तब संयुक्त रूप से इन लोगों द्वारा उनका नाम पता पूछते हुए इनकी तलाशी ली गई और अन्य सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रही टीमों को बताया गया। सभी टीमों ने इनसे पूछताछ की गई। जानकारी के बाद यह तथ्य सामने आया कि ये लोग न कोई IAS हैं और न वो नीली लाल बत्ती किसी उसमें प्रयोग की जा रही है। जानकारी की गई तो गाड़ी प्रिया एंटरप्राइजेज लखनऊ के नाम से रजिस्टर्ड है, जो धर्मेंद्र की पत्नी थी। इनके द्वारा अपने आप को IAS बताया गया, वो निराधार गलत पाया गया। इसकी जब जामा तलाशी ली गई तो इनके पास से 6 मोबाइल एवं 2,17,480 रुपया कैश, एक डिवाइस चिप एवं पावर बैंक बरामद हुआ। इनके नाम पते पूछे गए तो धर्मेंद्र सिंह, शुभम वाजपेयी, अनमोल सिंह, सचिन सिंह एवं स्वप्नल सहाय बताए गए, जो लखनऊ के रहने वाले हैं। गहराई से पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि हम। खबर भारत नेपाल बॉर्डर रुपीडिया से सटे नेपालगंज से है, जहां कुछ दिनों पहले 5 जिहादियों ने मिलकर एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी, लेकिन नेपालगंज पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया। केवल लड़की का मेडिकल कराया गया था। सुदर्शन न्यूज ने जब इस खबर को प्रमुखता से उठाया तो नेपालगंज बाकी पुलिस को
पुलिस को कहना पड़ा कि मामला दर्ज किया जाएगा। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश भी है, लेकिन अब लड़की का जिहादियों ने प्रेम प्रसंग बताकर सोशल मीडिया पर कुछ फोटोग्राफ्स भी वायरल कर दिए हैं, जिससे हिंदू लड़की और उसका पूरा परिवार काफी परेशान है। लड़की व उसके पूरे परिवार को लगातार सुलह होने की धमकियां भी जिहादियों द्वारा दी जा रही है। आपको बता दें कि गत दिनों डुडवा वार्ड नंबर 4 निवासिनी एक हिंदू नाबालिग लड़की जब रात में शौच के लिए घर के बाहर निकली थी, तभी पहले से घात लगाए बैठे जिहादियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। खबर बिहार के मुंगेर से, जहां जिले के सफिया सराय थाना क्षेत्र में एक युवक पर युवती को अश्लील फोटो भेजकर ब्लैकमेल करने और धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़िता के परिवार ने बताया कि युवक लगातार धमकी देता रहा, यदि युवती उसके पास नहीं गई तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। वहीं सामाजिक संगठनों के हस्तक्षेप के बाद युवती को 5 जनवरी को परिजनों के पास लौटाया गया, लेकिन आरोप है कि युवक और उसके परिवार द्वारा अब भी युवती और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। पीड़िता ने जिला प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है, जबकि स्थानीय पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। किया गया है, दबाव में आकर भी किए हैं। वो कुछ आपत्तिजनक कुछ वीडियोज है तो ऐसे ब्लैकमेल करके दबाव में आकर के बयान दिए हैं। वो लड़का धमकी दिया, माँ बाप को मरवा देंगे, ये करवा देंगे, तो इसलिए पहला जो बयान दिए वो गलत बयान था। इस बार हम सही बयान दे रहे हैं। वो लड़का पीछे भी 2 लड़की को भगाया था, मेरे से पहले भी 2 लड़की को भगा चुका है वो, और उसके साथ भी गलत कर चुका है वो लड़का, और मेरे साथ भी गलत करने वाला था। उसके दबाव में आकर के हम बयान दिए हैं, गलत बयान दिए हैं, मम्मी पापा के खिलाफ जा करके दिए हैं। ऑपरेशन लड़का डालता है, उसका घर वाला भी डाला था। हाँ, वो लड़का बोला कि हमको मेरे खिलाफ अगर कुछ भी बोली उल्टा फुल्टा तो तुमको नहीं छोड़ेंगे हम। गलत वीडियो है, कुछ वायरल न कर दे, इसलिए धमकी देता था बार बार। और हम खुद से नहीं भागे, वो लड़का खुद फोर्स किया है मेरे को। तो कहाँ वो दिल्ली लेके गया था। हाँ, फोर्स किया गया मेरे को। वो ब्लैकमेल कुछ वीडियोज है, उसी का वजह से ब्लैकमेल किया है। वो रखा है, वो धमकी दिया है मेरे को। खबर कर्नाटक के बेलगावी से, जहां राज्य में भूख से गरीब और मजदूरों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए कर्नाटक सरकार ने कई योजना जारी की हुई है, जिसमें एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा कैंटीन है, जिसमें गरीबों और मजदूरों के लिए हर प्रकार का नाश्ता और भोजन कम से कम दर में मिल सके, उसके लिए। वहीं कर्नाटक बेलगावी जिले के चिकोड़ी में वर्षों से करोड़ों रुपए की लागतों से बने हुए इंदिरा कैंटीनों का उद्घाटन का भव्य भाग्य भी दिखाई दिया है नहीं दे रहा है। यहाँ पर अधिकारी लोग और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग मौन बैठे हुए हैं। चिकोड़ी इंदिरा कैंटीन शुरू होने से लाखों गरीबों और मजदूरों के लिए सहायता मिलेगी, क्योंकि 5 रुपए में नाश्ता तो वहीं 10 रुपए में भोजन मिलेगा। चिकोड़ी समाज सेवक चंद्रकांत हुकेरी ने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से अधिकारियों से अपील की है कि 1 हफ्ते में इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन कर मजदूरों और गरीबों के सहायता की मांग की है। तो सारी योजनाएं जो है गरीबों के लिए बनाई गई है, उसमें एक महत्वाकांक्षी योजना है जो इंदिरा कैंटीन। इंदिरा कैंटीन से जितने भी गरीब हैं, गरीब लोगों के लिए सबसे अच्छा फायदा होने वाला है, क्योंकि कम से कम मूल्य में उनको यहाँ पर खाना और नाश्ते का व्यवस्था किया गया है। आज हम कर्नाटक बेलगावी जिले के चिकोड़ी में आए हुए हैं, जो कि चिकोड़ी एक शैक्षणिक जिला है, जहाँ पर की आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर एक इंदिरा कैंटीन बना हुआ है, यहाँ पर 2 इंदिरा कैंटीन है, जिसमें हम एक इंदिरा कैंटीन के सामने आ जाए हुए पूरा सुसज्जित बनाया गया है, जो कि शैक्षणिक जिले से यहाँ पर जितने भी कामगार लोग आने वाले हैं सबको 5 रुपए से लेकर 10 रुपए के अंदर नाश्ता और खाने का पूरा यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। लेकिन कई दिनों से जो बना हुआ इंदिरा कैंटीन अभी भी यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। यहाँ जो पुरसभा के जो भी अधिकारी हैं, उन लोगों ने भी अभी तक इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर जो चिकोड़ी और सदलगा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक गणेश हुक्केरी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब आपको हम पूरा यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक रेट चार्ट लगाया हुआ है। ये रेट चार्ट मतलब ऐसा है कि यहाँ पर सुबह में 5 रुपए में यहाँ पर जो भी कामगार लोग, जो भी गरीब लोग
लोग हैं उनको 5 रुपए में यहाँ पर नाश्ता दिया जाएगा और 10 रुपए में यहाँ पर खाने का सुबह शाम जो है यहाँ पर व्यवस्था दिखाई दे रहा है मेरे। लेकिन यहाँ पर अभी तक ये चालू नहीं है, इसके वजह से यहाँ पर गरीबों को बहुत सारे मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइवेट होटलें हैं उस होटलों में कम से कम दोबारा रेट यहाँ पर चल रहा है, इसलिए गरीब लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। कई दिनों से जो यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ चिकोड़ी शैक्षणिक जिले में जो यहाँ पर इंदिरा कैंटीन है, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। उसके बारे में हमारे पास चंद्रकांत हुकेरी समाज सेवक है, उनसे बात करेंगे। सर, जो यहाँ पर इंदिरा कैंटीन बना हुआ है अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, इसके बारे में आप क्या? कर्नाटक सरकार, सिद्धरामैया सरकार, कांग्रेस सरकार योजना बनाए है इंदिरा कैंटीन से गरीब लोगों को बहुत फायदा हो सकता है। 5 रुपए में नाश्ता मिलेगा और 10 रुपए में खाना मिलेगा। इसलिए हम संजू बड़गेर संघर्ष करके ये 2 इंदिरा कैंटीन मांग किए थे। 2 इंदिरा कैंटीन रेडी होकर 1 साल हो चुका है। अभी तहसीलदार ऑफिस के सामने भी एक इंदिरा कैंटीन है और हेस्कॉम का बाजू में इंदिरा कैंटीन है। इधर सब ग्रामीण लोग, रूरल लोग, सब गरीब लोग सब आते हैं। उनके लिए पेट भर खाना खाने के लिए कर्नाटक सरकार ने योजना बनाई है, मगर योजना का अभी आरंभ नहीं हुआ है। 5 रुपए में नाश्ता और 10 रुपए में खाना मिलेगा इधर, मगर 1 साल हो गया, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। जल्दी से जल्दी उद्घाटन करने के लिए हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को हम प्रेशर देते हैं। यहाँ पर मतलब कई सालों से यहाँ पर जितने भी मजदूर लोग दूर दूर से आते हैं चिकोड़ी हैं, उनको अभी तक मतलब क्या है, प्राइवेट होटलों में बहुत सारे जो है तो रेट लेते हैं। उनको जो खाने पीने की जो व्यवस्था है बहुत महंगा दिखाई दे रहा है। तो जो इंदिरा कैंटीन है यहाँ पर कम से कम बजट में उनको खाने का व्यवस्था दे रहा है, लेकिन चालू क्यों नहीं किया जा रहा है? यहाँ पर मतलब कैसी समस्याएं आपको दिखाई दे रही है? अभी एक होटल में जाने के बाद कम से कम खाने के लिए 100 रुपए, नाश्ते के लिए 50 रुपए, इतना खर्चा नहीं कर सकते। इधर सब गरीब लोग आते हैं चिकोड़ी में, उनको बेनिफिट मिलना, इसलिए कर्नाटक सरकार ने इंदिरा कैंटीन बनाया है। 1 साल हो गया। इधर का रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिसर्स इधर थोड़ा देखना चाहिए और शीघ्र क्विक इसका उद्घाटन करना चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। तो अभी यहाँ पर जो भी दूर दूर से जितने भी मजदूर लोग, कामगार लोग आते हैं, अगर यहाँ पर इंदिरा कैंटीन अगर चालू हो रहा है तो सबके लिए एक खुशी का माहौल बनेगा और कम से कम मूल्य में उनको खाने पीने का सब पूरा व्यवस्था यहाँ पर किया जाएगा। कैमरामैन मानतेश के साथ प्रमेश बिन, सुदर्शन न्यूज, चिकोड़ी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।